इस कहानी का शुरुआत होता है 20 अक्टूबर 2006 को, जब तिहाड़ जेल में एक अजनबी का कॉल आया और कॉल के दूसरी तरफ एक इंसान ने ये कहा, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के टोकरी में एक लाश को रखा है। ये सुनकर सभी के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली का जाना माना जेल है। उसके बाहर एक लाश को रखना, ऐसा काम वही इंसान कर सकता है जिसको किसी भी चीज का डर ना हो। जब बाहर जाकर देखा गया, उस फुटपाथ पर एक टोकरी रखी हुई थी, उसमें लाश की पीसेस को बांधकर रखा गया था और उसके नीचे एक लेटर था जिसमें पूरी जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी गई थी और उस लेटर में लिखा हुआ था, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उसकी कॉल को ट्रेस किया गया, जो पुलिस को 28 अक्टूबर को आया था और उसने पुलिस का होश उड़ा दिया था। पता चला कि वो कॉल एसटीडी बूथ से किया गया था। जब एसटीडी बूथ के ओनर से बात किया गया तो पता चला कि वहाँ पर एक इंसान आया था। अब जब उसकी स्केच रेडी की गई और लेटर में लिखी गई उसके कंटेंट से उसके कॉल के एक्सेंट के बारे में पता चला, जो बिहारी एक्सेंट थी। इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से आगे बढ़ रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को फिर एक बार पुलिस को कॉल आया। वही आवाज, वही टोन, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फिर एक बार उसी स्पॉट पर लाश रखी गई थी। मैंने एक तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। वो बॉडी इतनी टाइटली बांधी गई थी कि कोई भी पुलिस उस बॉडी को खोल नहीं पा रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आके ये कहता है कि वो इस बॉडी को खोल सकता है। उसने अपने चाकू से इस बॉडी को खोल दिया। शॉकिंग की बात यह है कि जिसने इस बॉडी को खोला वो किलर ही था। बॉडी के सिर्फ कुछ पीसेस जेल के पास मिले और बचे हुए पीसेस हजारी कोर्ट के पास मिले। पुलिस की एक स्पेशल यूनिट फोर्स को फॉर्म की गई थी, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि ये कोई साधारण मर्डरर नहीं है, लेकिन ये एक साइकोपैथिक सीरियल किलर था जिसको अपने काम के ऊपर बहुत गुरूर था। इस केस को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा रहा था कि दोनों बॉडी जो तिहाड़ जेल के पास मिला वो बिना सर का था। पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये किसकी बॉडी थी और इनकी जान कहाँ ली गई थी। अब पूरी दिल्ली में इस सीरियल किलर की तलाश शुरू हो गई थी। तभी पुलिस को एक और न्यूज मिलता है कि तिहाड़ गेट के गेट नंबर 3 के पास एक और सर कटी लाश मिली है, एक लेटर के साथ। लेटर में पुलिस के लिए ये भी लिखा था कि उसको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा जाए। उसको बहुत ही घमंड था उसके काम का। उसने ये भी लेटर में लिखा था कि वो 7 to 8 मर्डर कर रखा है और जब वो मर्डर नहीं करता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। पुलिस पर इस केस का तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी उन्हें याद आया कि 1998 में एक ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था, जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सर कटी लाश मिली थी और बाकी की बॉडी सारी जगह फैलाई गई थी। इस केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन ये केस सिर्फ 3 साल तक चला, क्योंकि पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला तो मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ा। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। अब पुलिस के स्पाई को ये पता चला कि आजाद नगर में इसी हुलिया का एक इंसान डॉक्टर के क्लिनिक पर रेगुलरली विजिट किया करता। पुलिस नरेंद्र पहलवान के लीडरशिप में आगे बढ़ रही थी और अगले दिन पुलिस उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची और वहां पर इंक्वायरी करते वक्त ही कॉल आया उस सीरियल किलर का डॉक्टर के पास दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। डॉक्टर को पूछने के बाद पता चला कि इंसान का नाम चंद्रकांत झा था। चंद्रकांत की 5 डॉटर्स थी, जिनकी डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में और उसी डॉक्टर के हाथों हुई थी। डॉक्टर से ये भी पता चला कि चंद्रकांत डॉक्टर के साले को मारने की कोशिश कर रहा था। इसी डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आगे बढ़ाई और डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से भी पूछताछ की और वहां से ये पता चला कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार है जिसमें वो सब्जियां बेचता है। इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस को चंद्रकांत का घर मिल गया और चंद्रकांत पकड़ा गया। अब पुलिस के सारे सवाल और मिस्टीरियस मर्डर का जवाब सामने था। उसके चेहरे पर कोई डर या गिल्ट नहीं था। चंद्रकांत सब कुछ बताने के लिए रेडी था, इस शर्त पर कि पुलिस उसे डराएगी और धमकाएगी नहीं। वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था। अपने सीरियल किलर के प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए उसने हैदरपुर में एक घर लिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक साल में लगभग 2.42 मिलियन लोग बिहार से दूसरी सिटीज में माइग्रेट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में ये सारे इमिग्रेंट्स अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढते हैं और एक छोटी सी जगह पर मिलकर रहते हैं। और ये लोग जो दूसरे शहर से आते हैं उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और ये सब कुछ चंद्रकांत के साथ भी हुआ था। उसने दिल्ली आकर सबसे पहले सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ वो सब्जियों को ट्रक में भरता और निकालता था। सब कुछ सही चल रहा था जब एक रात उसने एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वो गुंडा एक इनोसेंट इंसान को मार रहा था। लेकिन आवाज उठाने पर उस गुंडे ने चंद्रकांत को ही मारा। चंद्रकांत मरते मरते बचा। वो खुद उठा और उसने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट किया और सबक सीखा कि इंसान के लिए पावर ही सबसे ज्यादा जरूरी है।
उसके सिवा उस जैसे लोगों की वही हालत होती है जैसे उस रात उसकी हुई थी। रिकवर होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शियल आर्ट सीखा। जिस रात उस गुंडे ने उसकी ये हालत की थी, उसी रात उसने अपनी अधमरी हालत में ये तय कर लिया था कि इसके आगे वो किसी और को अपने ऊपर हक जमाने नहीं देगा। जहाँ चंद्रकांत काम किया करता था वहाँ पर भी उसके यूनियन लीडर के साथ बहुत ही ज्यादा वायलेंट हिस्ट्री रही। वहाँ के यूनियन लीडर्स लेबर से एक सर्टेन अमाउंट लिया करते थे जो कि चंद्रकांत को बिल्कुल सही नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से कमाते थे। एक दिन चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। उस बीच उस यूनियन लीडर के हाथ में कट आ गया और पुलिस ने चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया। चंद्रकांत की बीवी को भी इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। चंद्रकांत के साथ जेल में बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया। कभी कभी उसे नेकेड रखा जाता था और खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल से निकलते ही वो पंडित यूनियन लीडर को अपना पहला शिकार बनाया और 1998 में जो बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी वो इसी यूनियन लीडर की थी। 2003 में 2 लोगों का मर्डर किया। 2006 और 2007 में यही पैटर्न को कंटिन्यू किया और इन सब मर्डर का कोई भी एविडेंस नहीं मिला था पुलिस को रिसेंट मर्डर का एविडेंस तब मिला जब चंद्रकांत ने उनसे कहा कि उसने सर कटी लाश का सर यमुना रिवर में डाला है। लोगों को मारने के बाद वो उनका सर यमुना नदी में डाल देता था, ये सोचकर कि उसके पाप धुल जाएंगे। चंद्रकांत बिहार के गोसाई गांव में रहा करता था। वहाँ के लोग इससे बहुत ज्यादा डरते थे, इसके वायलेंट नेचर की वजह से। चंद्रकांत को छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता था। चंद्रकांत का मर्डर करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग था। जिनको वो मारता था उससे पहले वो उनका फ्रेंड बनता था। वो अपने विलेज और विलेज के आसपास के लोगों की मदद करता था। उसने अपनी एक अच्छी पहचान बना ली थी। चंद्रकांत के गांव से भीड़ू यादव भी इस ट्रैप में फंस गया था। जब भीड़ू यादव चंद्रकांत के घर गया तो उसने ये देखा कि 2 और लोग थे जो बंधे हुए थे, लेकिन भीड़ू यादव ने होशियारी दिखाकर उसने अपने साथ साथ 2 लोगों की जान बचाई, जिसमें से एक था अनिल मंडल, जिसने चंद्रकांत के कमरे से कैमरा ले लिया था। वो वही कैमरा था जिससे उनकी फोटो ली गई थी। आयशा सूद नाम की डायरेक्टर ने रिसेंटली एक वेब सीरीज रिलीज की है नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है इंडियन प्रीडेटर, जिसमें वो सारी फोटोज दिखाई गई है। और ये सिर्फ फोटो नहीं बल्कि चंद्रकांत की साइकोपैथिक माइंड का रिफ्लेक्शन है। अपनी कहानी बताते वक्त चंद्रकांत के फेस पर बिल्कुल भी रिग्रेट या डर नहीं था। तो सवाल यह आता है कि किसने चंद्रकांत को दिल्ली का सबसे भयानक सीरियल किलर बनाया। चंद्रकांत का ये कहना है कि उसकी माँ उसको लेकर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी। हमेशा उसकी आवाज को दबाया जाता था और दिल्ली आने के बाद उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने उसे एक वायलेंट इंसान बना दिया। आज चंद्रकांत जेल में है पर उसका डर अभी भी गाँव वालों को है। इमिग्रेंट्स ऐसी चीजों से गुजरते हैं जिससे उनका मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है और ये एक बुरी चीज का रूप ले लेती है।